गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल, है ना। एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था उसका हल देखने वाले हैं। जैसे आप एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होंगे, इससे 1 ईयर बिफोर वाला यानी 2024 के ही एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया हुआ था उसी का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि 20 से 25 प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखें। बाकी के जो प्रश्न होंगे उनके लिए सेकेंड या थर्ड वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन हो या मंथली हो, सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देने का मैंने वादा किया है और उसको मैं धीरे धीरे पूरा भी कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल का जो है सो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। शुरू करने से पहले मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और गुड मॉर्निंग मैं बोलता हूँ तो आप भी कम से कम गुड मॉर्निंग लिखिए कमेंट में, है ना। अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे अटेंटिव हैं, क्लास में देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बातें तो होती ही रहेगी, है ना। अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हम मीटअप भी ज़रूर स्कूल में करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला मतलब इनर्ट मेटल होना चाहिए, धातु है तो इनर्ट मेटल कौन है। इनर्ट मतलब अक्रिय धातु। तो जो आप जानते हैं सोना, ये प्रश्न हमें अपने पिछले वीडियो में कराए हैं कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। तो जो सोना है वो अपने मुक्त अवस्था में पाया जाता है क्योंकि जो है इसके सब ऑर्बिटल जो है, सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है ना। सभी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल जो है फुल फील्ड है, जैसे इनर्ट गैस में होता है। इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सभी इनर्ट गैस है। अभिक्रिया जल्दी किसी से नहीं करता है, क्यों? क्योंकि इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल फील्ड है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, है ना, अष्टक भरा हुआ है। उसी तरीके से इनर्ट जो मेटल है वो ऑरम मतलब गोल्ड बोलते हैं, है ना, जो कि अपने मुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसी से जल्दी क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पहला है कि सभी अयस्क खनिज हैं। सभी अयस्क खनिज हैं, हाँ तो जितना अयस्क है वो खनिज ही है। अयस्क जो है वो खनिज ही है, क्योंकि जितना अयस्क है वो ज़मीन से ही खोद के निकाला जाता है। ये बात ही सही हो गया। दूसरा देखते हैं कि सभी खनिज अयस्क हैं। नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। ज़मीन के नीचे से निकलने वाला को खनिज कहते हैं, और ज़मीन के नीचे से कुछ भी निकल रहा हो उसको हम अयस्क नहीं कह सकते हैं। अयस्क के लिए क्या है कि अयस्क के लिए वैसा खनिज जिससे धातु इकोनॉमिकली यानी व्यावसायिक तौर पे प्राप्त किया जाता हो। वैसा खनिज जिससे धातु व्यावसायिक तरीके से प्राप्त किया जाता हो उसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, यानी ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर। बाकी तो जो ज़मीन से निकलता है सभी को खनिज ही कहते हैं। तो पहला ही यहाँ पे सही हो गया है। सी नंबर में है कि एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। एक खनिज जो है वो अयस्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। नहीं हो सकता है ये तो पूरी एक ही बात को बोल रहा है, तो ये भी गलत है। खनिज अयस्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। डी में है कि एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अयस्क जो है वो खनिज तो होता ही है, जो अयस्क है वो खनिज ही होता है, नहीं हो सकता है का क्या बात है। तो पहला यहाँ सही हो गया है। क्या सही है कि जितना भी अयस्क है वो खनिज ही होता है। जितना अयस्क है, जितना भी ओर्स हैं, वो सभी जो है वो खनिज ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म यानी कि इलेक्ट्रो मेटालर्जिकल प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो सोडियम जो है ना, यही प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रोमेटालर्जिकल प्रोसेस से, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है।
तो जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित रहता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में है हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, गैलेना है और कॉपर प्राइट है ना। तो आप देखिए हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe2O3 और कॉपर पैराइट का क्या होता है CuFeS2। तो देखिए ना यहाँ पे कॉपर भी है और आयरन भी है। गैलेना क्या होता है PbS है ना। तो इसमें तो सिर्फ लेड है, इसमें देखिए कि कॉपर भी है और क्या है आयरन भी है, कॉपर भी है और आयरन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा कॉपर पैराइट। इसमें दो धातु मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़िए ना, 2 2 4 और 3 7, 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता था 1s2 2s2 2p3। यही 3 जो 2p 3 ऑर्बिटल होता है, तीनों को अलग अलग यहाँ पे दिखा दिया है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखा दिया, p x पे एक, p y पे एक और p z पे एक, तो नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 6 नंबर को, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। तो हंसाने वाला गैस का नाम फॉर्मूला होता है N2O, नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रिक है, ये नहीं होगा, नाइट्रस है ना, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, फॉर्मूला होता है N2O। जितना भी कॉमेडी हाउस होता है, कॉमेडी हाउस मतलब जहाँ पे कॉमेडी का प्रोग्राम चलता है, जैसे कपिल शर्मा, द कपिल शर्मा, वैसे कॉमेडी शोज़ में ये गैस है सो छोड़ा जाता है ताकि कम कॉमेडी में ही व्यक्ति क्या करे, ज़्यादा हंसे। जैसे अंजना कश्यप को आप लोग देखते होंगे जो बैठती है कपिल शर्मा में, थोड़ा सा कपिल है सो कॉमेडी मारता है, वो एकदम पूरा मुंह फाड़ फाड़ के हंसती है और लोग भी हंसते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो लोगों को हंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है। तो जो बंध ऊर्जा सबसे अधिक जो है वो होता है सल्फर का। सल्फर और सल्फर के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये है ग्रुप 16 का एलिमेंट सभी है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं ना तो साइज घटता है। क्या होता है, साइज घटता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन भी घटता है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, धक्का मारता है, तो इसमें रिपल्सन घटता है। यहाँ ज़्यादा रिपल्सन है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटना चाहता है, लेकिन सल्फ़र वाला में क्या है कि कम है। तो सल्फ़र में जो बॉन्ड एनर्जी है वो सल्फ़र बॉन्ड का जो बॉन्ड ऊर्जा है वो सबसे अधिक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO4। तो निकालिए ना भाई, इसका निकालना है AX + 4 और CO यानी कि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 बराबर कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0, X प्लस इसको गुना करेंगे 0 से तो 0 बराबर 0, यानी निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 0। बार बार हम कहते थे कि मेटल के कार्बोनिल में, कार्बोनिल मतलब यहाँ है ना कार्बोनिल ही लिगेंड है, मेटल के कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली 0 होता है, सामान्यतः 0 होता है। बहुत कम ही मेटल कार्बोनिल हैं जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होता है। अधिकतम में क्या होता है कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जलीय घोल में निम्नलिखित में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होगा। तो जो सबसे अधिक आयन देगा, देखिए जैसे इसको पानी में घोलेंगे तो कितना आयन टूटेगा एक PtNH3 का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स आयन प्लस 4 Cl आयन। तो 4 Cl और 1 मिला के 5, इसमें 5 आयन बन रहा है। इसमें देखिए 3 और 1 4 आयन बनेगा, और इसमें देखिए 1 और 2, इसमें 3 आयन बनेगा, इसमें 1 और 1 2। तो सबसे अधिक आयन इसमें बन रहा है। तो जिसमें अधिक नंबर ऑफ आयन्स बनेंगे, हम क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आयन्स के मूवमेंट के कारण बिजली का प्रवाह करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयन्स जिसमें बनेंगे वही का सबसे ज़्यादा बिजली का प्रवाहित करेगा, है ना। समझ गए आप, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, K3FeCN6 का IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट मतलब पोटासियम, तो पोटासियम 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 सभी में हो गया। उसके बाद लिगेंड हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो यहाँ है, ये तो गलत हो गया। फेरिसाइनो ये गलत हो गया, हेक्सासाइनो। चलो चलिए यहाँ तक सही हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन का, तो 3+ और 6-, 3+ आएगा Fe का। आप समझ रहे हैं कैसे बोल रहे हैं? Fe का 3+ आएगा, तो जहाँ पे फेरेट 3 होगा वो नाम सही हो जाएगा, हेक्सासाइनो फेरेट 3, यानी कि डी नंबर सही हो गया। कैसे हुआ इस बात को फिर से देखिए। पोटासियम, इसका पहले ऑक्सीडेशन निकालने के लिए सीखिए। K3 के पे प्लस होगा, जब इसको आयन में तोड़ेंगे तो प्लस FeCN6, यहाँ पे 3+ हुआ था तो यहाँ पे 3- होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो लिखेंगे X+6, और साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है तो -1 से गुना होगा, बराबर के ऊपर इधर कितना लिखेंगे -3। सॉल्यूशन कीजिए, X6 × 1 = -6 = -3। यह माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, +6, तो +6 में -3 घटेगा तो कितना होगा? +3 बचेगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3। अब नाम लिखिए पोटासियम हेक्सासाइनो, और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव हो रहा है, तो आयन जो मेटल का नाम लिखते हैं उसमें ATE जोड़ते हैं। जो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे, मेरे क्लास में अटेंड किए होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। बाकी आप थ्योरी में पढ़े होंगे, उनको भी समझ में आ ही रहा होगा कि जब कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव होता है तो मेटल के नाम में 8 जोड़ते हैं। तो फेरस नहीं लिख के फेरेट लिखेंगे, फेरेट। पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये डी नंबर। उसके बाद 11 को देखिए, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम ही होता है साइनोकोबालएमिन, साइनोकोबालएमिन यानी कोबाल्ट, है ना। अब बताइएगा कि B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, A का साइंटिफिक नेम क्या होता है, C का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कमेंट में सब लिखिए, ठीक है। कि B1 का सर क्या होता है, B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, और जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं। तो B और C जल में घुलते हैं, बाकी A, D, E और K जो हैं वो वसा में घुलने वाले हैं। कमेंट में आप है सो B1 का, B3 का, A का और C का जो साइंटिफिक नेम लिखिए कि क्या होता है। हम तो B12 का बता दिए, साइनोकोबालएमिन, यानी कि B12 में कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि NiC2O4 का होल 3 4- में Ni का समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीलेट है ना C2O4 पे 2-, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ये सबसे पहले आप जानिए कि कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन कितना है, 2, 1 का 2 है तो 3 है, तो 3 दूनी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो समझाते हैं। जैसे देखिए C2O4 पे 2-, ये जो है ऑक्सीलेट है, इसका स्ट्रक्चर जब बनाइएगा तो क्या बनेगा, O पे माइनस, O पे माइनस। तो एक जो ऑक्सीलेट है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितना, 2। तो इस तरीके से 3 न है तो 3 कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 जो है 3 6 बॉन्ड बनाएगा। 1 2 बॉन्ड बना रहा है तो 3 ऑक्सीलेट, 3 दूना 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा निकेल का, 6 होगा। उसके बाद है 13 नंबर है कि इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहले गिनती कर लीजिए, यहाँ 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो ढूंढिए, 1 पे क्लोरो, उसके बाद 1 2 3 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, सभी एक, है ना। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 1 2 3 और 4 कार्बन के लिए गिनती ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट,
और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब अल्केन समूह का है तो ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। काफ़ी आसान था यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, 14 ही है कि C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो इथाइल अल्कोहल देता है और सोडियम ब्रोमाइड देता है। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन है या नाभिक स्नेह विस्थापन है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यही पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो C2H5 है ना, इसका लिखेंगे CH3C और Br, यही है इथाइल C2H5। इसमें जो NaOH है ना, NaOH एक बेस है जिसमें OH एक न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसमें और Br निकल जाता है बाहर। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, अदला बदली हो रहा है। और अदला बदली किससे हो रहा है, तो OH न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन है। कैसा है देखिए, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, ये अभिक्रिया एक प्रकार का कैसा अभिक्रिया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है। विस्थापन जो है C2H5 में जो Br है वो विस्थापित हो जा रहा है किससे, OH माइनस से, ये यहाँ आ जा रहा है और ये निकल के Na के साथ चला जा रहा है ना, तो बना ले रहा है C2H5OH। समझ रहे होंगे, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है। आर्थोफॉस्फोरिक, तो आर्थोफॉस्फोरिक जब कहेंगे ना तो ये है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक। अच्छा याद रखिएगा कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को ही फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक। अच्छा देखिए, जब H3PO3 यहाँ O3 है और यहाँ O4 है, इसमें तुलना करके हम आपको बता रहे हैं, जब O3 रहे तब बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस, OUS, फॉस्फोरस एसिड। और जब O4 रहेगा तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक, यानी इसी के अंत में क्या लगा देंगे, रिक। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरिक भी है, ऑर्थो तो नाम है ही है, ऑर्थोफॉस्फोरिक तो है ही है, इसके अलावा इसको फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। जैसे कैसे आप देखते थे, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, जबकि HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। 2 वाला को नाइट्रस, 3 वाला को नाइट्रिक, है ना, रिक और OUS। तो कम ऑक्सीजन वाला को फॉस्फोरस एसिड, 3 वाला को फॉस्फोरस, 4 वाला को फॉस्फोरिक, बाकी सब वही है H3, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो मान लीजिए मेरा ही गलती है, ठीक है। और ये जो है H4P2O7 ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं, ये है फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, XeF4 की संरचना होती है। तो इसकी संरचना, सबसे पहले X का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ, यानी सेंट्रल मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है 8, प्लस टोटल मोनो वैलेंट एटम की संख्या 4। इस पे अगर यदि माइनस चार्ज रहता तो जोड़ते या घटाते, तो माइनस प्लस कुछ भी नहीं है तो 0 0 कर दिए, तो 1/2 गुने 8 4 12, 2 6 12, ये 6 आया। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। sp3d2 के हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में अब देखिए कि 6 आया इसमें, ये कैलकुलेट करने से, तो बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर यानी बॉन्ड बनाने के लिए एटम कितना अवेलेबल है, 4। तो 6 में से 4 बॉन्ड बनेगा, तो लोन पेयर कितना जाएगा, 4। 6 में से 4 बॉन्ड पेयर बनेगा, तो 2 लोन पेयर में जाएगा। तो 2 जब लोन पेयर में जाएगा, 6 वाला के लिए स्ट्रक्चर कैसा बनता, ये भी बात बता रहे हैं थोड़ा सा, कि 6 वाला के लिए सर
6 वाला के लिए स्ट्रक्चर बनता ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन चूंकि सर 4 ही है, 4 ही है, 4 ही है तो 4 ही कोना में होगा, बीच में एक्स ही हो जाएगा। ये ऊपर एक लोन पेयर और नीचे भी एक लोन पेयर, बाकी 4 कोना पे एफ। तो ये जो होगा वो होगा आपका वर्ग समतलीय, जिसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है? स्क्वायर प्लेनर। इस बात को समझ रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कमेंट कीजिए यदि हाइब्रिडाइजेशन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बताइएगा। कमेंट में लिखिए कि सर हाइब्रिडाइजेशन में हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्ज़ाम से पहले एक एकदम मास्टर वीडियो लेके आएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जिसमें से कोशिश करेंगे कि 20, 30, 40 एग्जाम्पल लिया जाए कि कैसे शेप निकालते हैं, है ना। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एग्जिबिट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? तो फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन एकदम आंख मूंद के मारना है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे अधिक होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा है? यानी कि बंध कोण यानी बॉन्ड एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? तो सबसे जो छोटा बॉन्ड एंगल है ना वो होता है इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, और सबसे अधिक इसमें। ये चीज़ को आप देखिए, सॉरी छोटा नहीं बड़ा, इसका बॉन्ड एंगल सबसे अधिक, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे कम बॉन्ड एंगल इसमें। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? बोल रहे हैं कि सभी जो है वो ग्रुप 16 का ही एलिमेंट है। ओ, एस, सेलेनियम और टिलूरियम, सभी में H जुड़ा हुआ है। H में 2 जोड़ देंगे H2O, H में 2, S में 2 जोड़ देंगे H2S, इसमें H जोड़ देंगे H2SE, और इसमें भी H2 जोड़ देंगे तो H2T। यानी 16 वाला का ही हाइड्राइड है ये, 16 ग्रुप का क्या है ये? हाइड्राइड है बच्चा लोग। तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड का पूछा जा रहा है कि बॉन्ड एंगल सबसे कम किस में होगा? क्या पूछा जा रहा है? कम किसका होगा? कम। तो याद रखिए हम बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल वाटर में होगा, फिर सल्फर में होगा, फिर सेलेनियम में होगा, फिर सबसे कम इसमें होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? H2T, यानी टिलूरियम हाइड्राइड होगा, है ना। इसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। उसके बाद एक फैक्ट हम बता रहे हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि वोलाटिलिटी बोलते हैं जिसको, है ना। वोलाटिलिटी मतलब कि जो ऊर्ध्वपातन होने की क्षमता है, कि कौन जो है सब्लिमेट ज़्यादा करता है, ऊर्ध्वपातित ज़्यादा होता है। तो जो ऊर्ध्वपातन होने की जो कैपेसिटी है ना वो H2O के पास कम होता है, H2O से ज़्यादा H2T ऊर्ध्वपातित होता है, और इससे ज़्यादा H2AC ऊर्ध्वपातित होता है, और सबसे ज़्यादा जो ऊर्ध्वपातित होने की कैपेसिटी है वो H2S के पास है। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा भी हीट पाएगा तो तुरंत ये भाप बन के उड़ जाएगा। कौन? H2AC, हाइड्रोजन सल्फाइड। और कौन नहीं, कौन सबसे कम उड़ेगा? पानी। पानी भी ऊर्ध्वपातित होता है तभी ना जल चक्र चलता है जी। सूर्य के धूप से पानी जो है ऊर्ध्वपातित होता है तभी ना ऊपर जाके बादल बनता है। तो अगर 16 वाला हाइड्राइड का बात करें ना तो सबसे जल्दी अगर एक ही प्रकार का हीट दिया जाए तो सबसे जल्दी कौन ऊर्ध्वपातित हो जाएगा? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे पीछे कौन होगा ऊर्ध्वपातित? ये। इस बात को समझ रहे हैं? इस बात का यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। एक नया टर्म बता रहे हैं कि यदि ये सभी का मिश्रण लिया जाए और आपको बोले कि सर अलग करना है, सबको अलग अलग कर देना है, एक ही बोतल में सबको घोल दिए, एक बीकर में सबको घोल दिए और बोलेंगे कि ऐसा करो, वाटर को अलग करो, सल्फाइड को अलग करो, सेलेनियम को अलग करो, और इसका हाइड्राइड को अलग करो। तो कैसे करेंगे? अलग अलग टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे ना, तो जब गर्म थोड़ा सा गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन उड़ के निकल जाएगा? जो सबसे पहले वोलेटाइल होगा। तो सबसे पहले ये निकल जाएगा, तो इसको आराम से जमा कर लेंगे।
उसके बाद दूसरा नंबर में ये निकलेगा तो इसको जमा कर लेंगे, तीसरा नंबर में ये निकलेगा इसको जमा कर लेंगे, और सबसे अंतिम में जो बच जाएगा वो पानी बचेगा। समझ रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है। ठीक ना, कोशिश करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड एंगल सबसे जो कम है ये इसमें बॉन्ड एंगल लगभग 90 होता है, ये भी हम बता दे रहे हैं। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, और वाटर में जो बॉन्ड एंगल है 104.8 मिनट के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ढूंढिए। मैग्नीशियम का 2+, इसमें तो बहुत कम होगा। वेनाडियम का 3+। कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ही 12 होता है। कितना होता है, 12। अब 12 में 2 घटा दीजिए तो 10 में से जब लिखिएगा तो क्या जाएगा बाहर में क्या जाएगा, जैसे 1s2 लिखाएगा, 2s2 लिखाएगा, 2p6 लिखाएगा और 3s2 लिखाएगा। 10 और 2 12, इसमें से 2 निकाल दीजिएगा तो ख़त्म। 6 पे 6, 2p पे 6, तो सभी का सभी तो जोड़ा हो गया यहाँ पे। उसी तरीके से टिटेनियम, वेनाडियम है ना, टिटेनियम का 21 एटॉमिक नंबर, वेनाडियम का 22 एटॉमिक नंबर है ना। 22 21 में निकालिएगा, और एक है आयरन का 3+। तो देखिए ना, आंसर तो एकदम साफ हमको दिख रहा है कि आयरन का 3+ होगा। क्यों होगा, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। लिखिएगा कन्फिग्रेशन तो क्या लिखाएगा, आर्गन पे 18, उसके बाद होगा 3d6 4s2, 18 और 2 20 और 6 26। इसमें से आयरन का जब 3+ बनाइएगा, फिर 3+ बनाइएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी 3d पे 5 बचेगा और 4s पे 0 बचेगा। तो 3d पे 5 इलेक्ट्रॉन का जब कन्फिग्रेशन दिखाइएगा बाबू लोग, तो सभी में तो एक एक ही बिजोड़ा पाँचों रहेगा। तो 5 बिजोड़ा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसमें बिजोड़ा हुआ, इसमें। क्लियर दिख रहा है। इसी तरीके से जैसे हम लिखे थे इसमें लिखिएगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि इसमें 2 1 ऐसा आएगा कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो क्रोमियम जो है ना वो +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 भी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी, ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम शो करता है। कौन, क्रोमियम। तो अधिकतम कौन हुआ, 6। लेकिन इसमें भी 1 2 3 4 5 6 शो कर रहा है क्रोमियम, उसमें भी सबसे स्टेबल अगर बोले ना तो 2 3 और 6 शो करता है। कौन, क्रोमियम। तो आंसर यहाँ हो जाएगा, अधिकतम का बात हो रहा है इसीलिए मैक्सिमम कौन शो करता है, कितना शो करता है, तो +6। क्वेश्चन नंबर 21 है कि Cu2+ यानी कि एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ 29 आयन में अयुग्मित, पूछा है फिर से अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2+ आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 1 होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। देखो अच्छा देखते हैं, कॉपर का 29 है, लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, आर्गन पे 18, आर्गन पे 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, नोबेल गैस से लिखना जानते हैं आप लोग। तो आर्गन पे 18 चला गया, उसके अगला आएगा 3d10 और 4s2 1 1 1 29 होता है ना, 18 और 1 19 और 10 29। अब इसमें अगर Cu2+ का निकालेंगे तो एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, यानी एक निकलेगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से एक निकलेगा तो 3d9 होगा। अब देखिए 3d9 में 3d9 का जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे 3 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही ना बचा, एक। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना 2-3 चीज़ जो है वो सेम होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में 2-3 चीज़ सेम होता है। एक तो होगा कि मोलर कंसंट्रेशन, याद रखने वाला चीज़ है कि जो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसमें मोलर कंसंट्रेशन सबसे पहला बात है कि सेम होगा।
उसके बाद दूसरा याद रखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। तीसरा चीज़ है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी जितना भी जो है ना, एक तरीके से कहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सभी जो है वो एक, क्या हम कह रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी को क्या बोलते हैं किसी गैस का, वो आप कमेंट करके सॉल्यूशन का क्या कहते हैं, ये हमको बताइए कमेंट में कि जो सर ऑस्मोटिक प्रेशर बोले हैं या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोले या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोले, इसको क्या कहते हैं इसको। ये तीनों एक नियम है, हम बताए हैं वीडियो में, आप अगर देखते हैं तो इसको आप कमेंट करके हमको बताइए। तो यहाँ पे हम कुल मिला जुला के बोल रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए 2-3 चीज़ जो है सो सेम होता है। क्या क्या? तो पहला तो मोलर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का बात बोले, फिर बोले कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोले यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं, है ना। ये सभी जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, HCl and H2O की एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण, HCl और H2O का जो एजियोट्रॉपिक मिश्रण है ना, ये चीज़ आप देखिए, जो इसका एजियोट्रॉपिक मिश्रण है उसमें HCl जो है ना 20.2% HCl होता है, 20.2% HCl होता है किसके एजियोट्रॉपिक मिश्रण में, ये दोनों के। तो वाटर कितना प्रतिशत बचा, तो वाटर बचा सर 79.8%। अगर यहाँ पे HCl पूछा था तो 20 था। यही प्रश्न को अगर घुमा के पूछ ले कि इसके एजियोट्रॉपिक मिश्रण में यहाँ HCl दिया हुआ था, ऑप्शन रहता एक कि 79.8% H2O, तो ये भी सही होता। HCl वाला रहेगा तो ढूंढेंगे 20.2% और वाटर रहेगा तो 79.8%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर को कि 96,500 कूलम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। तो ये प्रश्न हम कराए हैं। 31.76 ग्राम तांबा डिपॉजिट करता है। जिनको ये प्रश्न देखना होगा जाके पीछे देखिए, कई वीडियो में, कोई एक वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम कराएं, पक्का हमको ये याद आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट ऑफ द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। तो इसमें यही होगा, A/L होगा। कैसे होगा, जैसे रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू L/A, L/A। और अगर 1/ρ निकालें तो क्या होगा बालक, इसको बटे में कर दिए तो ये भी बटे में आ जाएगा, तो बटे ये बटे में आएगा ना, तो क्या आएगा 1/r और L/A, यही चीज़ होगा। अब देखिए, इसको बोलते हैं G, क्या बोलते हैं, 1/r को बोलते हैं, जैसे इसको कंडक्टिविटी को अगर K बोलेंगे तो 1/r को क्या बोलेंगे, G गुना L/A को क्या बोलेंगे, G स्टार। और यही तो है G स्टार जो है ना, L/A, यही है सेल स्थिरांक, है ना। जो A/L नहीं, हम इसको क्यों बता रहे हैं, L/A ना, A/L को हम टिक कर रहे हैं। क्या होगा, L/A होगा, बाय मिस्टेक हम A/L बोल रहे हैं, लिख हम कुछ रहे हैं। देखिए गलती तो हो जाता है कभी कभी, इसी चीज़ का तो ध्यान रखना है। हम क्या बताएं कि 1/ρ जब निकालिएगा तो 1/r आएगा, उसके बाद L/A आएगा। तो यही है सेल स्थिरांक। और इसका सेल स्थिरांक, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सेल स्थिरांक का यूनिट क्या होता है, तो पर सेंटीमीटर होता है। कैसे होगा, तो लेंथ का सेंटीमीटर, अगर जो भी यूनिट हो, और एरिया
कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर पे -1, ये +1 है यहाँ पे, तो ये घट जाएगा तो 1 ही ना बचेगा पर सेंटीमीटर। ठीक है, सेल स्थिरांक का जो यूनिट होता है वो पर सेंटीमीटर होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अब जो है सो बचा हुआ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था और नेक्स्ट वीडियोज़ में जितना भी होगा 24 के अलावा 2023, 22, 21, 20 जितना संभव हो सकता है सभी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप अपना तैयारी को करते रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कुछ तो लिखिए, मुंह तो खोलिए, है ना। कुछ बोलिए, मुंह खोलिए, ये बात होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो हाथों को भी थोड़ा काम दीजिए, एकदम मूर्ति की तरह बैठ नहीं जाना है, स्टेचू नहीं हो जाना है। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में अगर हम 2% भी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि 2% ही सही, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन आपके प्रिपरेशन में रहा है। इसी बहाने कम से कम रिजल्ट आएगा तो मिठाई तो खाएंगे ना। चलिए ठीक है, जो जो मिठाई खिलाएगा वो ज़रूर आएगा।